नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आजफ्रेंड न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना हुए पीएम मोदी। भारतीय नौसेना की ताकतों में हुआ इजाफा। अब इंडिगो विस्तारा की 30 फ्लाइट्स में बम की धमकी। जहरीली हो रही है दिल्ली की हवा। अनफिट पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने दी सजा। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना हुए पीएम मोदी जाने से पहले दुनिया को दिया मैसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से रवाना हो गए। उनका उड़ान कार्यक्रम सुबह लगभग 7:40 बजे शुरू हुआ और वह दोपहर 1 बजे तक रूस पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। रूस के लिए प्रस्थान करने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान जा रहा हूं। भारत इस समूह को बहुत महत्व देता है और मैं विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा के लिए उत्साहित हूं। मुझे वहां विभिन्न नेताओं से मिलने की भी प्रतीक्षा है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत इस मंच को वैश्विक विकास, सुधारित बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने पिछले साल नए सदस्यों के शामिल होने को ब्रिक्स के समावेशिता और उसके एजेंडे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कजान की यात्रा, जो जुलाई 2024 में मॉस्को में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत और रूस के बीच विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगी। वह ब्रिक्स के अन्य नेताओं के साथ भी मिलने के लिए उत्सुक हैं। रूस के कजान में इस सम्मेलन का आयोजन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर हो रहा है। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की हैं। पीएम मोदी सम्मेलन के दौरान पुतिन से भी व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। भारतीय नौसेना की ताकतों में हुआ इजाफा। भारत ने लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी। भारत ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर को इस पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसमें 75% समान स्वदेशी निर्माण का है। इस पनडुब्बी का कोड नाम S4 है और ये 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। S4 पनडुब्बी K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ सुसज्जित है, जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागी जा सकती है। इसकी तुलना में भारत की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत 750 किलोमीटर रेंज की K15 मिसाइलों को ले जाने के सक्षम है। वर्तमान में INS अरिहंत और INS अरिघाट गहरे समुद्र में गश्त कर रहे हैं। S4 पनडुब्बी को INS अरिदमन नाम दिया गया है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र को S1 नाम मिला था, जबकि INS अरिहंत को S2 और INS अरिघाट को S3 नाम दिया गया था। S4 अपनी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी है, जिसका औपचारिक नाम अभी आना बाकी है। चीन जैसे शक्तिशाली प्रतिकूलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पनडुब्बी निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसी वजह से भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक पोत के बजाय परमाणु हमले और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस साल दिसंबर में चालू होने वाली कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वाक्षीर के माध्यम से पारंपरिक पनडुब्बियों की क्षमताओं को भी बढ़ाया है। अब इंडिगो विस्तारा की 30 फ्लाइट्स में बम की धमकी। 8 दिन में 120 से ज्यादा विमानों की धमकियां। एक बार फिर सोमवार देर रात 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें विस्तारा और एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें शामिल है। पिछले 8 दिनों में 120 से अधिक विमानों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। इंडिगो के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को 4 उड़ानों की सुरक्षा संबंधी अलर्ट प्राप्त हुए। इन उड़ानों के में मंगलुरु से मुंबई आने वाली, अहमदाबाद से जेदा जा रही, हैदराबाद से जेदा की और लखनऊ से पुणे की फ्लाइट शामिल है।
विस्तारा और एयर इंडिया के प्रवक्ताओं ने भी पुष्टि की है कि कुछ उड़ानों को सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। साथ ही साथ प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस पर सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भले ही ये धमकियां फर्जी हैं, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाइट लिस्ट में डाले जा सकते हैं और सरकार नागरिक विमानन सुरक्षा नियमों में संशोधन की योजना बना रही है। नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो इस मामले पर गृह मंत्रालय के संपर्क में है। इन धमकियों के कारण इस हफ्ते लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। विमान में बम की सूचना मिलने पर उड़ान को अपने निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारा जाता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ती है और यात्रियों को लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ जाती हैं। सोमवार को केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर एक यात्री को बम की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया। उसे विजय मध्याह्न के नाम से पहचाना गया और ये धमकी बाद में अफवाह निकली। जहरीली हो रही दिल्ली की हवा, डीजल जनरेटर, कोयला, तंदूर पर लगाई गई रोक। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के चलते हालात गंभीर हो गए हैं। आज दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के पार चला गया, जबकि जहांगीरपुरी में यह 360 और शादीपुर में 350 के ऊपर पहुंच गया। इस संदर्भ में मंगलवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के फेज 2 को लागू किया गया है। इस योजना के तहत मंगलवार सुबह 8 बजे से डीजल जनरेटरों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है और कोयले से चलने वाले तंदूर भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू हो चुका है। गाड़ियों की आवाजाही को कम करने के लिए पार्किंग फीस में वृद्धि हो गई है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए GRAP फेज 2 लागू किया है, जिसमें कोयले, जलाऊ लकड़ी और डीजल जनरेटर सेट को उपयोग पर रोक लगा दी गई है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि ये निर्णय दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। GRAP के संचालन के लिए उप समिति ने 11 सूत्रीय कार्य योजना को लागू करने का अनुरोध किया है। सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे मंगलवार सुबह 8 बजे से संशोधित GRAP के फेज 2 के दिशा निर्देशों का पालन करें, सुनिश्चित करें। साथ ही पहले से लागू फेज 1 के उपायों को भी जारी रखें। हालांकि आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सेवा, रेलवे, मेट्रो, हाईवे अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को GRAP फेज 2 के दौरान छूट दी गई है। अनफिट पृथ्वी शॉ को BCCI ने दी सजा, रणजी टीम से किया बाहर। एक समय था जब मुंबई के प्रतिभाशाली बल्लेबाज पृथ्वी शॉ सचिन तेंदुलकर की छवि नजर आती थी। शॉ ने युवा अवस्था में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा, लेकिन वे अपनी जगह बनाए रखने में असफल रहे और जल्द ही टीम इंडिया से बाहर हो गए। अब घरेलू क्रिकेट में भी मुंबई की टीम में उनकी स्थिति कमजोर होती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की चयन समिति, जिसमें संजय पाटिल अध्यक्ष, रवि ठाकर, जितेंद्र ठाकरे, किरण पवार और विक्रांत येलीगेटी शामिल हैं, ने एक रणजी ट्रॉफी मैच के लिए शॉ को बाहर रखने का निर्णय लिया है। हालांकि इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोच उनके फिटनेस और अनुशासन में कमी से संतुष्ट नहीं है। किर्क बस की एक रिपोर्ट्स में बताया गया कि शॉ की अनुशासनहीनता मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन का मानना है कि शॉ को बाहर करके उन्हें एक पाठ सिखाया जाना चाहिए। शॉ का नेट प्रैक्टिस में देर से पहुंचना और गंभीरता से ना लेना प्रबंधन के लिए चिंताजनक बना हुआ है। इसके अलावा उनके वजन को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शॉ की टीम से ड्रॉप करने का निर्णय केवल चयनकर्ताओं और प्रबंधन का नहीं था, बल्कि कोच और कप्तान भी इस पर सहमत थे। अब तक पृथ्वी शॉ ने अपने करियर में 5 टेस्ट, 6 वनडे,
एक T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 58 फर्स्ट क्लास मैचों में खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में एक शतक और 2 अर्धशतक के साथ 339 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में उनके नाम 179 रन हैं और T20 में उनका खाता नहीं खुला है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।